हेलो फ्रेंड्स, के पॉइंट मिर्ज़ापुर में आप सभी का स्वागत है। तो आज कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें संख्या पद्धति में सभी सूत्र और सभी परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो पहले इसे बताया गया संख्या। तो संख्या आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वास्तविक संख्या क्या होती है? किसी रेखा पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी संख्या आती है वह सभी वास्तविक संख्या कहलाते हैं। यानी किसी भी रेखा पर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, अब इससे बड़ी कोई संख्या हो ही नहीं सकती। माइनस इनफाइनाइट से छोटी और प्लस इनफाइनाइट से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती है। तो किसी रेखा पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी संख्या आती है वह सभी वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी जो सबसे बड़ी संख्या धनात्मक में होती है, अभी जस्ट बताया हमने, इनफाइनाइट होता है यानी अनंत होता है प्लस में, और सबसे बड़ी संख्या जो ऋणात्मक में होती है वो माइनस होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जितनी संख्या जो बड़ी होती है अगर वो माइनस लगा दिया जाए उतनी ही छोटी संख्या बन जाती है। अगर हम लोग इनफाइनाइट में माइनस लगा देंगे तो ये हम लोग की जो संख्या है सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। वही हमने यहाँ पर बताया कि माइनस इनफाइनाइट से छोटी और प्लस इनफाइनाइट से बड़ी संख्या जितनी संख्या होती है संख्या रेखा पर आती है उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या धनात्मक में होती है प्लस इनफाइनाइट, सबसे बड़ी संख्या ऋणात्मक में होती है -1, और सबसे छोटी संख्या धनात्मक में होती है +1, और सबसे छोटी संख्या ऋणात्मक में होती है -1। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे छोटी संख्या ऋणात्मक में होती है -1। तो यहाँ पर जैसे माइनस इनफाइनाइट से थोड़ा सा कम उसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 यानी प्लस इनफाइनाइट। देख रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक संख्या बताया गया है। तो आप लोग कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक हम लोग की परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि क्लास 10th में सबसे इम्पोर्टेंट है। परिमेय और अपरिमेय क्लास 9th और क्लास 10 दोनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 यानी जहाँ P/Q होगा, P हमारा अंश हो जाएगा, P हमारा अंश हो जाएगा और अंश होगा, और Q हमारा क्या होगा? हर होगा। यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। अगर Q 0 हो जाएगा तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो परिमेय संख्या में Q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पर जो अंश है वो 0 नहीं हो सकता। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या बताया गया P/Q के रूप का नहीं होता है, यानी P/Q के रूप का नहीं होता है। परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये थे आप लोग के रियल नंबर्स। इसके बाद है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी ऋणात्मक संख्या प्लस 0 सभी धनात्मक संख्या, यानी कह सकते हैं जो पूर्णांक होते हैं वो एक रियल नंबर से ही होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया सभी ऋणात्मक संख्या प्लस 0 और सभी धनात्मक संख्या यानी माइनस इनफाइनाइट से 0 से प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी संख्या होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पूर्णांक या इंटीजर संख्या कहते हैं। दशमलव दो प्रकार के होते हैं। अभी तो हम लोग दशमलव से दशमलव ही जानते थे, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक शांत दशमलव होता है। शांत दशमलव क्या होता है? जिसके हर का गुणनखंड करने पर 2/m और 5/m के रूप का हो उसे शांत दशमलव कहते हैं। और किसी भी अगर फ्रैक्शन दिया गया, कोई भिन्न दिया गया, तो उस भिन्न के अंश हर का करेंगे, अंश का नहीं। हर का गुणनखंड करने पर अगर यहाँ पर 2 पावर के m और 5 के पावर n के रूप का अगर आता है तो उसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो 20 दिया है 20 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 इंटू क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 बार आ रहा है, 5 कितनी बार? 1 बार है, तो कह सकते हैं इस रूप का है। ये कैसा होगा? ये शांत दशमलव होगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया अशांत दशमलव, जिसके हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का न हो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। यानी मतलब जो उस रूप का नहीं होगा, निशांत दशमलव के रूप का नहीं होगा, वो अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, जैसे
7 बटा यहाँ पर लिया गया 150। 150 को जब फैक्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 3 आ जा रहा है, तो कह सकते हैं 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, शांत वाले में या सिर्फ यहाँ पे 2 भी आ जाए तब भी शांत होगा, या फिर सिर्फ 5 आए या फिर दोनों आ जाए तब पर भी क्या होगा, शांत होगा। अशांत में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा, 3 आ जाए, 7 आ जाए, ऐसी कोई संख्या आएगी तो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगी। इसके बाद है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। जैसे अभी हम लोग देखे थे संख्या 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक के बारे में यह था, अब काल्पनिक देख रहे हैं, इमेजिनरी नंबर। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, अर्थात किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। यानी जिस संख्या को संख्या रेखा पर न दर्शा पाए उसे ही क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, अर्थात ऋणात्मक का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर -17 है, इसका वर्गमूल -17 को क्या लिख सकते हैं, 17 × -1। अब 17 का तो वर्गमूल हम लोग भागविधि से निकाल सकते हैं, लेकिन -1 का क्या होगा, तो -1 का कोई तो वर्गमूल होता नहीं है, इसको एक आयोटा लिखा जाता है। तो -1 अगर रूट में है तो आयोटा आई के बराबर लिखते हैं। ये क्या होता है, आयोटा होता है, IOTA, आयोटा के नाम से जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा समिश्र संख्या जो कि नीचे है, उसका हमने जिक्र किया हुआ है। समिश्र संख्या क्या है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या का योग एवं अंतर समिश्र संख्या कहलाती है। यानी जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग हो या तो फिर अंतर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समिश्र संख्या कहते हैं। जैसे z = a + ib, और समिश्र संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं। तो z = a + ib, जहाँ पर a दिख रहा है आप लोग को, a यहाँ पर क्या है, आप लोग का काल्पनिक संख्या है, और यहाँ पर ib जो दिख रहा है वो क्या है, काल्पनिक, सॉरी, a यहाँ पर वास्तविक संख्या है और यहाँ पर ib आप लोग का क्या है, काल्पनिक संख्या है। यहाँ पर हमने दर्शाया है कि i = 0, i आयोटा के नाम से जानते हैं, मतलब जो आई होता है उसे आयोटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई मतलब आयोटा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हम लोग का अशांत दशमलव, जो दशमलव के बाद समाप्त नहीं होता है। अभी हमने जस्ट बताया 2 के पावर n, 5 के पावर m, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो शांत दशमलव, अशांत दशमलव हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि अशांत संख्या क्या है, जो दशमलव के बाद समाप्त नहीं होता है, अशांत संख्या कहलाती है। दशमलव के बाद भी आता रहता है। जैसे एक होता है, अगर हम लोग 1, 2, 3 में 2 से भाग देंगे तो हम लोग का लगभग क्या होगा, 1.5 आके रुक जाएगा, दशमलव के बाद रुक गया। एक होता है जैसे 7/4 ले लें, कोई ऐसी संख्या ले लो जो कि कटे ही ना, जैसे मान लें 13/4 है, 13/4 लेने पर संख्या क्या होगी, रिपीटेड संख्या आती रहेगी। यानी 17/4 ले लो, कोई ऐसी संख्या ले लो जो कि कटे ही ना, 17/3 ले रहे हैं। 17/3 को हम लोग भाग देंगे तो हम लोग का 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, मतलब ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो वही बताया जा रहा है, जो दशमलव के बाद समाप्त नहीं होता है, अशांत संख्या कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। पुनः भी कितने प्रकार की, 2 प्रकार। अभी जस्ट हमने बताया था कि अशांत दशमलव में सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर n और 5 के पावर n × के अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत दशमलव होता है। लेकिन अशांत संख्या में जो दशमलव के बाद समाप्त नहीं होता है, अशांत संख्या कहलाती है। और यह भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला कितना कोर्स बताया गया है, पुनः प्रतिक्रिया करना, मतलब वो पुनः बार बार रिपीट करना। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि 1.3 बार, 1.3 बार में अगर देखें 0.3333, मतलब बार बार संख्या आ रही है, जिसे बार से डिनोट किया गया है। तो कह सकते हैं कि जो 3 संख्या है ये बार बार रिपीट करेगी, इस तरीके से आगे चलती जाएगी। तो इसे बोलते हैं पुनः प्रतिक्रिया करना। मतलब पुनः प्रतिक्रिया संख्या क्या होती है, जो कि दशमलव के बाद बार बार संख्या को रिपीट करते हैं, उसे पुनः प्रतिक्रिया संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर 0.5 से देख रहे हैं, दोनों 5 6 5 6 5 6, यानी 56 56 56 यहाँ पर क्या रिपीट कर रहा है। तो 5 6 5 से रिपीटेड संख्या, तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ये संख्या जो होगी पुनः प्रतिक्रिया करने वाली संख्या होगी। और
सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोगों को कोई जल्दी बताता नहीं है कि परिमेय संख्या क्या होती है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का रिपीटेशन होता रहता है, जो कटती ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ बताया गया नोट में, इससे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो कि हम लोग कक्षा 5 से लेकर आगे तक जितनी पढ़ाई करेंगे सब में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती रहती है, तो इसके कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। गैर दोहराव मतलब नॉन रिपीटेड, यहाँ पर रिपीटेड संख्या नहीं होगी। जैसे 0.456 यहाँ पर देख रहे हैं नॉन रिपीटेड, यानी 4 आ गया तो 4 एक बार आ गया तो आ गया, लेकिन अब दोबारा आने की कोई चांस नहीं, मतलब आगे करते जाएंगे। नॉन रिपीट मतलब एक तरीके से रिपीट संख्या नहीं कर रही है, ये नॉन रिपीट हो जाए, इसे लोग क्या बोलते हैं, गैर दोहराव बोलते हैं। नीचे वही दिया गया 0.753 में, यहाँ पर भी नॉन रिपीटेड संख्या, तो यहाँ पर भी संख्या रिपीट नहीं करे तो कह सकते हैं ये भी क्या होगी, नॉन रिपीटेड संख्या होगी। और इसे ही क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी दशमलव की संख्या को जो संख्या रिपीट करती है उसे परिमेय संख्या, और जो संख्या नहीं रिपीट करती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब उसके बाद पूर्णांक, इंटीजर्स। अभी हम इंटीजर्स देखे थे कि जो -इनफाइनाइट प्लस 0 प्लस इनफाइनाइट जो संख्या होती है उससे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या बताया गया, इंटीजर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक और शून्य। वही चीज़ है माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और शून्य। जैसे हमने बताया था कि माइनस इनफाइनाइट यानी माइनस ऋणात्मक संख्या, प्लस 0 प्लस धनात्मक संख्या, तो वही चीज़ बताया, नकारात्मक, धनात्मक, सकारात्मक और धनात्मक भी कहते हैं, धनात्मक और शून्य। ठीक है, शून्य एक क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, याद कर लीजिएगा, तो बहुत बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है शून्य क्या है, तो शून्य एक पूर्णांक संख्या है, इसे आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। पूर्णांक के भी 2 प्रकार होते हैं, यानी पूर्णांक के भी कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, सम संख्या, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। आप लोग सम संख्या विषम संख्या के बारे में अच्छे से जानते हैं, उसे ज़्यादा रिवील करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी इसे आप लोग देख लेते हैं कि सम संख्या क्या है, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या का, जैसे 16, 18, 24, 48, ये तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से देख लीजिएगा सम संख्या क्या होती है, जो 2 से संख्या विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। 17, 19, 7, 21 डॉट डॉट, ये सब संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या होती है, मतलब ये डिवाइड 2 से नहीं होती है। इसके बाद है महत्वपूर्ण नियम, ये आप लोग को नियम जानना बहुत जरूरी है। सब बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि सम को सब क्या करते हैं, तो क्या आता है। महत्वपूर्ण नियम बताया गया है आप लोग को कि पहला पॉइंट है विषम प्लस विषम, अगर विषम विषम संख्या को ऐड करेंगे, यानी 3 और 7 क्या है, यहाँ पर विषम संख्या 3 और 7 को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 10। यानी यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 7 मिलकर 10 हो जा रहा है, दोनों विषम संख्या है, दोनों विषम संख्याओं का योग क्या है, सम संख्या है। तो आप लोग याद कर लीजिए विषम प्लस विषम इक्वल टू क्या होता है, सम होता है। विषम प्लस सम माइनस विषम प्लस माइनस सम, यानी विषम में से सम को या प्लस करें या फिर माइनस करें, दोनों संख्या में क्या आती है, दोनों कंडीशंस में वहाँ पर विषम ही संख्या आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं 7 प्लस 2, यानी 7 हमारा सम विषम संख्या है, 2 हमारा सम संख्या है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 9, यानी विषम संख्या आ रही है। अगर दोनों को माइनस भी कर दे, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, वही 5 हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या ही होगी। सम संख्या प्लस सम संख्या, फिर सम संख्या माइनस सम संख्या इक्वल टू सम संख्या, यानी सम संख्या को प्लस करेंगे तब भी सम संख्या आएगी, सम संख्या को सम संख्या माइनस करेंगे तब भी हम लोग की सम संख्या ही आएगी। यानी देख सकते हैं 4 + 2 इक्वल टू 6, यहाँ पर भी क्या है, सम संख्या ही है। चौथा नंबर विषम इंटू विषम, अगर विषम इंटू विषम का जैसे गुणा करें, जैसे यहाँ पर 3 × 7 का गुणा किया गया है तो 21 आया, तो यहाँ पर कह सकते हैं विषम और विषम का गुणा करने पर एक विषम संख्या ही मिलती है, तो यानी 21 जो संख्या है वो एक क्या है, विषम संख्या है। सम इंटू सम इक्वल टू सम, यानी सम और सम का जो मल्टीप्लाई होता है वो भी क्या होता है, सम ही होता है। यानी अब 4 × 6 का अगर यहाँ पर गुणा देखें तो यहाँ पर कितना बताया गया, 24, यानी कह सकते हैं विषम संख्या का सम इंटू सम संख्या का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, एक सम संख्या होती है। विषम इंटू विषम, विषम इंटू सम का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, विषम संख्या हो एक सम संख्या हो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक सम संख्या आती है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 × 2, यानी 5 हमारे यहाँ पर विषम संख्या है, 2 यहाँ पर सम संख्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करें हैं तो कितना आ गया है, 10, यानी एक सम संख्या आ गया है। तो कह सकते हैं 5 × 2 इक्वल टू एक सम संख्या होती है।
प्राकृतिक संख्या क्या? वैसी संख्या जिसके द्वारा तीनों लोकों में वस्तु गिनती की जा सकती है उसे प्राकृतिक। कुछ यहाँ पर अलग तरीके से बताया, तीनों लोक में यानी वस्तु गिनती जिस प्रकार से कर पाए। वस्तु गिनती करेंगे, अगर एक वस्तु तो एक बताएंगे, दो वस्तु है दो बताएंगे, तीन वस्तु है तीन बताएंगे, कोई ना कोई संख्या बताएंगे ना, उस संख्या को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पर जीरो डिनोट नहीं किया गया, जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं बताएगा, याद रखिएगा। एक से लेकर इनफाइनाइट से जितनी संख्या होती है उससे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जिसके द्वारा तीनों लोक में वस्तु की गिनती की जा सके उसे क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट तक। फिर यहाँ पर अभाज्य संख्या, एक को छोड़कर वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। दो फैक्टर कौन कौन सा? एक हो और एक वो स्वयं वो संख्या हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 की बात करें, जैसे यहाँ पर 2 5 2 3 5 7, तो 7 को देखें तो 7 और 1, इसके दो ही फैक्टर है 1 और 7। एक है और एक 7 है, तो कह सकते हैं एक तो एक हो और एक वह संख्या, मतलब वह स्वयं संख्या हो। इस संख्या अगर ऐसी होती है तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो एक को छोड़कर अभाज्य संख्या कहलाती है, एक को छोड़कर ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला बताया गया भाज्य संख्या, एक को छोड़कर वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। यानी एक को छोड़कर, यानी एक को ले लेंगे तो वही संख्या बार बार रिपीट करेगी, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक को छोड़कर वैसी संख्या जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या के। जैसे यहाँ पर 4 लेगा, 4 × 2 × 2 × 2 और एक 4 भी हो सकता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 1 2 4। तो यहाँ पर जो संख्या लिया गया उस संख्या के 3 फैक्टर हैं, तो कह सकते हैं हमारी कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद अगला है महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ बताया गया है। तो महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत ही एग्जाम में बेनिफिट हो जाएगा। पहला पॉइंट बताया गया 1 से 50 तक केवल 15 अभाज्य संख्या होती है। अगर ऐसे आप लोग से पूछ लिया कोई कि 1 से 50 तक में केवल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप लोग बताएंगे 15 अभाज्य संख्या होती है। इसका कोई ट्रिक नहीं होता, ये आप लोग काउंट करके ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने निकाल कर बता दिया है कि 1 से 50 तक केवल कितनी संख्या होती है? अभाज्य संख्या सिर्फ 15 होती है। अभाज्य संख्या मतलब समझ लिए कि एक को छोड़कर नहीं, एक उसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक और वह संख्या स्वयं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया गया 50 से 500 तक केवल 10 अभाज्य संख्या होती है, यानी 50 से 100 तक केवल उसमें अभाज्य संख्या की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। तो कह सकते हैं कि सिर्फ 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है उसमें 15 होते हैं, और 50 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है उसमें सिर्फ 10 अभाज्य संख्या होती है। तो कह सकते हैं तीसरा पॉइंट बताया गया 1 से 100 तक केवल 25 अभाज्य संख्या, मतलब 1 से लेकर 100 तक अगर कोई संख्या पूछ रहा है कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? 25, यानी 10 + 15 = 25। अभाज्य संख्या हमेशा 6x + 1 के रूप का होता है। हमेशा अभाज्य संख्या याद कर लीजिए 6x + 1 के रूप का ही होता है, यानी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर x = एक पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ही चलेगा। एक ना तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या होती है। एक किसी पर कोई संख्या नहीं, न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या में से लिया गया है। तो एक हमारी न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। पहली भाज्य संख्या 4 होती है। आप लोग देख सकते हैं 2 हम लोग का अभाज्य संख्या कहलाता है, क्योंकि 2 स्वयं से ही कटता है और 3 भी स्वयं से कटता है। तो जो कटने वाली संख्या होती है सबसे छोटी संख्या कैसे या फिर सबसे पहली संख्या कहें वो 4 ही होती है। तो कह सकते हैं जो पहली भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, यानी सबसे छोटी भी कहें सबसे पहले भी कहें, दोनों कंडीशन में 4 ही होगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या भी कितनी होती है? ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा मेरे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यही बताएगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी होती है? 9 होती है। आप लोग इतना पढ़ा होगा, लेकिन आप तक कभी नहीं बताया गया होगा कि सबसे पहली भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, ये आप लोग को नहीं बताया गया होगा, जहाँ तक हमें आशा या उम्मीद है। अगला पॉइंट बताया जा रहा है
सहअभाज्य संख्या, ऐसे दो संख्या जिसके कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं, हमेशा एक हो, यानी उसके कुछ उभयनिष्ठ न हो लेकिन एक उभयनिष्ठ हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। जिन बच्चों को हिंदी नहीं समझ आता उसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। समझने का मतलब समझ में थोड़ा परेशानी होती है और इंग्लिश को भी ध्यान दे सकते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट वैसी कोई भी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग खुद ही वह संख्या के बराबर होता है, संख्या शामिल नहीं करना है। यानी कह सकते हैं जो 6 लिया गया, 6 1 2, इसका जो फैक्टर निकालेंगे 1 2 3 6, तो 6 को छोड़कर अगर देखें तो इसका जो योग है संख्या के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो योग है वो खुद संख्या के बराबर 6 अगर कह सकते हैं परफेक्ट नंबर होता है। तो ये कौन सा परफेक्ट नंबर हो जाएगा? जैसे 28 की बात करें, 1 2 4 7 14 28, यानी जो इसके नंबर्स हैं इन नंबर्स को 28 को मतलब संख्या को छोड़कर बाकी सभी का संख्या का योग 28 हो जाता है, उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो ये परफेक्ट नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, ये भी उम्मीद है आप लोग नहीं पढ़े होंगे। अगला पॉइंट है सबसे छोटी परफेक्ट संख्या होती है +6। सबसे छोटी परफेक्ट संख्या यहाँ पर +6 बताया गया है। सबसे छोटी परफेक्ट संख्या कितनी होती है? +6 होती है। सबसे छोटी परफेक्ट संख्या कितनी होती है? सबसे छोटी परफेक्ट संख्या +6 होती है। और 3 अंकों की सबसे छोटी जो परफेक्ट संख्या होती है वो 496 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट संख्या कितनी होती है? 496 होती है। और 2 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट संख्या कितनी होती है? 28 होती है। और उसे फैक्टर करके देख भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है जातीय मान, यानी फेस वैल्यू। किसी भी संख्या का फेस वैल्यू वह संख्या ही होता है। जैसे यहाँ पर संख्या ले लेते हैं 34 है, 34 में कहें कि इसकी जो फेस वैल्यू होगा, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। और 3 का भी फेस वैल्यू कितना होगा? 3 ही होगा। फेस वैल्यू वह स्वयं संख्या ही बताती, चाहे कि यहाँ पर कोई कितनी बड़ी से बड़ी संख्या ले लिया जाए, अगर उस संख्या में कोई संख्या के फेस वैल्यू निकालेंगे तो उस संख्या का फेस वैल्यू वह स्वयं संख्या ही आएगा। स्थानीय मान, किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू उसके स्थान पर निर्भर करता है। तो प्लेस वैल्यू जो होता है उसके स्थान पर ही निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है आप लोग का विभाज्यता का नियम। तो आप लोग को एग्जाम सिलेबस में है नहीं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बचता है आप लोग का यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि में क्या बताया जाता है? यूक्लिड विभाजन में आप लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। इसी पे डिपेंड पे आप लोग का क्या है, पूरा यूक्लिड विभाजन खत्म हो जाता है। भाज्य क्या होता है? जिसमें भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है? जो संख्या से भाग देते हैं। भागफल भाग देने पर जो संख्या आती है। और शेषफल जो शेष बचता है। जैसे यहाँ पर लिया गया है 5 का डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो ये संख्या आप लोग की भाजक कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ये आप लोग का भागफल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? शेषफल। तो ये सब जो संख्या होती है वो कहलाती है। तो इस तरीके से आप लोग का जो पहला चैप्टर था संख्या पद्धति के पूरे कह सकते हैं सूत्र खत्म हो गए हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे दोस्तों का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।